नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने मौर्य वंश को शुरू कर लिया था, तो आज हम मौर्य वंश का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज की पूरी क्लास रहेगी। अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमारी एप्लीकेशन प्रोविडेंस कोचिंग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए जीएस का जो कंटेंट है वो आपके सामने है। ठीक है, और एक अच्छे ढंग से हम जीएस को पढ़ेंगे जिससे कि आपका जो जीएस का लेवल है वो अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में, वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक को, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कल भी या लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन करा था और हम लोगों ने ये देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो असल में विष्णुगुप्त की सहायता से, या हम कह सकते चाणक्य की सहायता से, वो किसकी स्थापना करता है? वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का समय काल जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली बात, मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश का संस्थापक है, ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था। ठीक है, क्योंकि इसने नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करी थी और घनानंद की हत्या करने के बाद इसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, इसलिए मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। दूसरी बात कि प्रथम भारतीय शासक जिसने भारत को विशाल साम्राज्य में परिवर्तित करा, विशाल साम्राज्य में क्या करा? विशाल साम्राज्य में परिवर्तित करा। अब आप बोलेंगे सर कि विशाल साम्राज्य में परिवर्तित करा, इसका उल्लेख आप कैसे कह सकते हैं? तो अगर हम भारत के मैप को देखें, ठीक है, अगर हम भारत के मैप को देखें एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके से, ये भारत का मैप है। ठीक है, ये तो वर्तमान में भारत के मैप में बना रहा हूं और यहां पर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेंगी? हिंदुकुश की पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको बंगाल मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको पश्चिमी भारत मिलेगा और यहां पर आपको दक्षिण भारत मिलेगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये कहना चाह रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य किस प्रकार का था। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य जो था वो हिंदकुश पहाड़ियों से आपके बंगाल तक था और वो हिमालय से लेकर आपके कर्नाटक का क्षेत्र जो है वहां तक था। ठीक है, इस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अब आप बोलेंगे सर इसका उल्लेख आप कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल से महास्थान अभिलेख मिला है और महास्थान अभिलेख जो है वो पुष्टि करता है कि चंद्रगुप्त ने क्या करा था, वो बंगाल के क्षेत्रों पर कब्जा करा था। ये महास्थान अभिलेख से क्या मिलता है? जानकारी में मिलती है बंगाल के संदर्भ में। अगर बात करें दक्षिण भारत की बात करें तो अहनानूर जो तमिल पुस्तक है और पुरनानूर कह लीजिए, ये वो पुस्तकें हैं, ये वो साहित्य जो ये दर्शाते हैं कि दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से कर्नाटक तक का क्षेत्र था वहां तक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। पश्चिम भारत की बात कर ले तो यहाँ पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिल जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये सौराष्ट्र के क्षेत्र में मौजूद है और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुष्यभूति नाम का जो सेनापति था वो क्या करता है, यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करता है। और सुदर्शन झील का निर्माण करता है तो स्वाभाविक है कि इस झील के संदर्भ में जो
वाक्य मिलता है वो वाक्य ये मिलता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यानी हम कह सकते हैं कि गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में जो है, जो कि आपका पूरा का पूरा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र का इलाका जो है वो सारा का सारा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन क्षेत्र था। अगर हम हिंदुकुश की तरफ और जाएं तो यहाँ पर लगभग 305 ईसा पूर्व में उल्लेख मिलता है यूनानी इतिहासकारों का, और वो ये मिलता है कि 305 ईसा पूर्व के समय पर सेल्यूकस निकेटर, ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का पूर्वी हिस्से का सेनापति कह लीजिए या अधिपति कह लीजिए वो था, और 305 में सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद जो होता है वो इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने एक विशाल साम्राज्य के ऊपर क्या करा था, अपना वर्चस्व स्थापित करा था, अपने को स्थापित करा था, और उन सभी के लिए हमारे पास पॉइंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से महास्थान अभिलेख जो है ये आपको समझ में आना चाहिए। आपके रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो आपको पता होना चाहिए, अहनानूर पुरनानूर का उल्लेख यहाँ पर किया गया है वो आपको पता होना चाहिए, और जो है वो सेल्यूकस निकेटर का जो पराजित करता है, ये यूनानी जो सेनापति होता है, यूनानी अधिपति जो होता है उसको चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है पराजित करता है। इन सभी तथ्यों से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल साम्राज्य था, उसने एक विशाल साम्राज्य को क्या करा था, स्थापित करा था। ओके, अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख, जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उल्लेख है वो हमें यूनानी इतिहासकारों के माध्यम से मिलता है। जो यूनानी इतिहासकार है ये यूनानी इतिहासकार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सेंड्रोकोटस कहते हैं, ये एंड्रोकोटस कहते हैं, ये सेंड्रोप्टस कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सेंड्रोप्टस कहते हैं। तो अगर हम देखें तो यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को इन नामों से क्या है जाना है, इन नामों से क्या है पहचाना है। इसके अलावा अगर हम यूनानी इतिहासकार का एक उल्लेख और देखने की कोशिश करें तो पॉलीब्रोथा, एक शब्द हमें यहां पर मिलता है पॉलीब्रोथा। अब आप बोलेंगे सर ये पॉलीब्रोथा क्या है, एक शब्द में मिलता है पॉलीब्रोथा, और पॉलीब्रोथा जो है असल में ये पाटलिपुत्र के लिए शब्द यूज किया गया है, असल में ये पाटलिपुत्र के लिए शब्द यूज किया गया है। और पाटलिपुत्र क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है, ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है। तो यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस था, वो पॉलीब्रोथा से क्या करता था, समस्त भारत पे शासन करता था, वो पॉलीब्रोथा से समस्त भारत पे क्या करता था, शासन करता था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जस्टिन का उल्लेख देखें तो जस्टिन जो कि यूनानी इतिहासकार हुए हैं, जस्टिन ने एक उल्लेख दिया है, जस्टिन ने उल्लेख दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 6 लाख की सेना ने समस्त भारत को रौंद दिया, 6 लाख की सेना ने क्या कर दिया, समस्त भारत को रौंद दिया, समस्त भारत को रौंद दिया। अब यहाँ पर बात पता चल रहा है कि जस्टिन भी खुद ये मानता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने समस्त भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये उल्लेख मेरा नहीं है, ये यूनानी इतिहासकारों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है? सॉरी, इसको जस्टिन की जगह प्लूटार्क कर लीजिए, ये सही होगा, प्लूटार्क, माफी चाहूंगा, प्लूटार्क, क्योंकि जस्टिन ने क्या कहा था, सॉरी माफी चाहूंगा, जस्टिन ने कहा था कि समस्त भारत चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में था, समस्त भारत चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में था, ये था जस्टिन का। ठीक है, तो प्लूटार्क ने और जस्टिन ने इन बातों को कहा है, प्लूटार्क ने जस्टिन ने इन बातों को कहा है। ठीक है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखिए। यहां तक कि जस्टिन का एक और हमें मिलता है, जस्टिन ने एक और कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो थी वो डाकुओं का गिरोह थी, डाकुओं का गिरोह। ये भी मैंने किसी एग्जाम में पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था, तो जस्टिन वो व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। ओके, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। यानी कि यूनानी इतिहासकार हमें साफ साफ बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कितना शक्तिशाली था, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां बताते हैं और ये दर्शाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य असल में क्या था, कौन था।
तो यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पॉलीब्रोथा शब्द जो है वो पाटलिपुत्र के लिए यूज किया गया है, और जो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोप्टस जो है वो असल में किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया गया है। ये आपके प्री एग्जाम में आते हैं, यानी जो कि आपके प्री एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम्स में कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आता है कि सेंड्रोकोटस असल में किसका नाम था। तो यहाँ पर सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोप्टस नाम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है, और पॉलीप्रोथा नाम जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, पाटलिपुत्र का। पी से पाटलिपुत्र और पी से पॉलीप्रोथा। तो ये वाला सेगमेंट भी जो है ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है, यस और नो? चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि कई लोग कहते थे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या है। यहां पर अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संदर्भ में भी कई प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, लेकिन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था, इसके ऊपर विवाद था कई इतिहासकारों में। अब आप बोलेंगे सर कैसे? अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, अगर हम बोलते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तो अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र जाति का बताया हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र जाति का था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस जाति का था, शूद्र जाति का था, ये ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया। ठीक है, क्लियर है? अगर हम बौद्ध और जैन साहित्य को देखते हैं, अगर हम बौद्ध और जैन साहित्य को देखते हैं, अगर हम बौद्ध और जैन साहित्य को देखते हैं, तो ये लोग जो थे ये असल में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहते थे। ये लोग जो थे असल में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहते थे कि क्षत्रिय कुल का था। अगर हम इतिहासकार रोमिला थापर की बात करें कि रोमिला थापर जो थी उन्होंने क्या बोला है, तो रोमिला थापर ने चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य कहा है। रोमिला थापर ने क्या बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य कहा है। ठीक है, तो यूनानी इतिहासकार क्या मानते हैं इसको जरा देख लेते हैं। यूनानी इतिहासकार जो हैं उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी जाति के बारे में बात करी है, और उन्होंने कहा है कि यूनानी इतिहासकार जो थे ये कहते थे कि ये निम्न जाति के थे। ठीक है, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में भी इसका उल्लेख मिलता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में भी इसका उल्लेख मिलता है, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये वृषल जाति का था। वृषल जाति, अब यहाँ पर वृषल जाति का क्या मतलब होता है? वृषल जाति का अर्थ होता है निम्न कुल का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जाति के संदर्भ में भी, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में भी यहाँ पर कुछ बातें हैं। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न मैंने कभी एग्जाम में नहीं देखे कि वो किस जाति का था, जाति के ऊपर प्रश्न नहीं आता है, लेकिन नोट्स के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि वैदिक धर्म का और ब्राह्मण धर्म का उत्थान किस वंश से माना जाता है। एक एग्जाम में आता है कि वैदिक धर्म का और ब्राह्मण धर्म का उत्थान जो है वो किस वंश से माना जाता है। तो वैदिक धर्म का और ब्राह्मण धर्म का उत्थान जो है वो असल में शुंग वंश से माना जाता है, जो कि मौर्य के बाद आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य वंश के समय पर जो हम देखते हैं वहां पर वैदिक धर्म दब गया था। ठीक है, और दबने के बाद उसमें विसंगतियां जो भी रही होंगी उसके कारण वो दब गया था, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। यहाँ तक कि तो चंद्रगुप्त मौर्य होता है अपने जीवन के अंतिम समय में, हम तो अंतिम समय तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने खुद उस चीज को चुना था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले लेता है। तो अगर हम जैन धर्म की क्या करता है, दीक्षा ले लेता है और जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। कौन? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो धर्म की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या रहेगा, तो यहाँ पर धर्म की अगर बात कर लें कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या रहेगा, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जाति के बाद धर्म की बात कर लें तो धर्म की बात कर लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो जैन अनुयायी भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म स्वीकार करता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का था। वो बाद में
मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार से उपवास के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करता है, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में क्या कर लिया था, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब वो किस धर्म का रहा होगा ये विषय नहीं है, विषय ये कि उसने किसको किसको उसने स्वीकार करा, तो वो था जैन धर्म। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये बातें हमें पता चल जाती है। एक नोट आप लिख सकते हैं, एक नोट आप लिख सकते हैं, सकल जम्बू द्वीप का स्वामी। महावंश में, महावंश जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। ये सेगमेंट जो है, ये पॉइंट जो है आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जरूर इसको कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक सेगमेंट और हम ले सकते हैं, और वो है सेल्यूकस निकेटर। पहली बात, सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये कौन है? तो ये सिकंदर का पूर्वी भाग का, पूर्वी प्रदेश भाग का, पूर्वी प्रदेश भाग का गवर्नर है। पूर्वी प्रदेश भाग का क्या है? गवर्नर है सेल्यूकस निकेटर। इतना कह रहे। अब ये पूर्वी प्रदेश भाग की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका ईरान हो गया, इसमें आपका इराक हो गया, इसमें आपका अफगानिस्तान हो गया। ये सारे क्षेत्र जो हैं ये इसके अधीन आते थे। ईरान, इराक, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो इसके अधीन आता था। ठीक है, तो वो इन क्षेत्रों का क्या था? गवर्नर था। तो यहां पर एक संदर्भ हमें देखने को मिलता है, और वो संदर्भ देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, पराजित किया था। ठीक है, अब इसका प्रमाण कैसे मिलता है हमें कि इसने प्रमाण किया था? इसका प्रमाण क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा? अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो था, विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। पहला पॉइंट। तो ये हमेशा तब होता है जब एक हारा हुआ राजा जो होता है वो अपनी पुत्री का विवाह करवाता है, तो ही ऐसा होता है। और दूसरा, उसने अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, जैसे कि एरिया अराकोशिया जेड्रोसिया, ठीक है, एरिया हो गया, अराकोशिया हो गया, जेड्रोसिया हो गया, एरिया अराकोशिया जेड्रोसिया हो गया। अब पेरीपेमिसडाई, ये सारे के सारे जो है कहां पर? ये सारे के सारे जो है ये अफगानिस्तान में, ये सारे के सारे कहां पर? ये सारे के सारे अफगानिस्तान में है। ठीक है, को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैल चुका था। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर के समय पर अगर हम देखें, सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा? अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और आप जानते हैं, और आप लोग जानते भी होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य
के दरबार में मेगास्थनीज रहा था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। और मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो इंडिका लिखी, और इसी इंडिका में उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी दी है। तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए क्या करी थी, इंडिका लिखी थी। और सेल्यूकस निकेटर का ही क्या था, राजदूत था। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, किस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर हारा और किस प्रकार से उसने यहाँ पर चीजों को दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और अगला पॉइंट जो आता है वो है अंतिम क्षण। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम क्षण की बात करें तो वो क्या करता है, भद्रबाहु से जैन दीक्षा लेता है, जैन दीक्षा लेता है, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के माध्यम से, अच्छा कभी चंद्रगिरी पहाड़ी आता है, श्रवणबेलगोला यहां पर लिखिए चंद्रगिरी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी, ठीक है। श्रवणबेलगोला में उपवास के माध्यम से, उपवास के माध्यम से शरीर त्याग देता है, शरीर त्याग देता, ठीक है। और इस प्रकार आपका चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर समाप्त होता है। छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल डिटेल में, और किन बिंदुओं पर फोकस रहना है, इस सारी बातें हमने इस क्लास में सीखी है, ठीक है। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूं, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी तरह की कोचिंग करना चाहते हैं तो प्रोविडेंस कोचिंग आपके साथ है, जल्दी कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा सारा लिंक दे रखा है और वहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।